हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। चलिए बेटा, आज जो है हम लोग कक्षा 10 की जो है केमिस्ट्री में जो हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया था अम्ल, क्षार और लवण, उसका जो है सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। दूसरी वीडियो है ये इस चैप्टर की, ठीक है, सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था अम्ल के बारे में कि अम्ल होते क्या हैं, अम्ल कहते किसको हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और अम्ल के कुछ उपयोग के बारे में हम लोगों ने जो है स्टडी की थी, अध्ययन किया था। आज जो हम लोग क्षारक के बारे में बात करेंगे कि क्षारक कहते किसको हैं। वैसे हमने जब अम्ल की परिभाषा बताई थी पहले वीडियो में, तो वहीं पर जो है हमने इसकी जो है बात कर ली थी, लेकिन फिर भी आज जान लीजिए हमारे जो सिलेबस में कक्षा 10 के सिलेबस में जो क्षारक की परिभाषा दी हुई है वो आर्हीनियस के अनुसार दी हुई है। तो आर्हीनियस ने क्या कहा था भाई, आर्हीनियस ने कहा था कि क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। इसको हम OH माइनस आयन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। यानी क्या होगी परिभाषा इसकी कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये किसका कॉन्सेप्ट था? आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था। आर्हीनियस ने बताया था। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में अगर NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसका जलीय विलयन है, जलीय विलयन को हमने बताया था कि जो है शॉर्ट फॉर्म में एक्वस लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में AQ लिखा जाता है ब्रैकेट में। इसको जो है हम जलीय विलयन में घोलेंगे तो ये टूट जाएगा अपने आयनों में, Na+ में और OH माइनस में, Na+ में और OH माइनस आयनों में टूट जाएगा। अब चूंकि ये OH माइनस आयन दे रहा है इसलिए क्या है, ये क्षार है। और इसी तरह से हमने बताया था जो H+ आयन देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। तो ये क्या हो गया? क्षारक हो गया। क्या हो गया? क्षारक हो गया। बहुत ही प्रबल क्षारक होता है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है यानी एक्वस सॉल्यूशन है। इसको अगर जो है हम लोग जलीय विलयन में घोलेंगे तो ये भी अपने आयनों में टूट जाएगा। कौन से आयन में टूटेगा भाई? OH के ऊपर एक माइनस होता है, यहाँ पर 2 OH जुड़े हुए हैं इसके साथ, कैल्शियम के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम पर यहाँ पर +2 चार्ज है, +2 आवेश है। तो ये Ca2+ में और 2 OH माइनस में टूट गया। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर OH माइनस आयन दे तो वो क्या होगा? क्षारक होगा। क्या होगा? क्षारक होगा। ये तो हुआ आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, यानी आर्हीनियस के अनुसार। इसी तरह से हमने ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार बताया था आप लोगों को अम्ल की परिभाषा कि जो है प्रोटॉन दाता का कार्य करते हैं, यानी प्रोटॉन दाता मतलब H+ को देते हैं, उनको हम लोग जो है अम्ल कहते हैं, और जो प्रोटॉन ग्राही का कार्य करते हैं उनको हम लोग क्षार कहते हैं। तो ये सब जो है क्या हो गए? अम्ल हो गए। लेकिन हम लोगों को जो है हाई स्कूल के अकॉर्डिंग जो है चलना है आर्हीनियस के अनुसार, यानी आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट लिखना है। तो ये तो हुआ क्षारक की परिभाषा, क्षारक होते क्या हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए क्षारक का कि कौन कौन से क्षारक महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप अभी हमने 2 एग्जाम्पल बताया ही, इसमें एग्जाम्पल और नोट कर लीजिएगा। जैसे NaOH है, KOH है, CaOH का होल ट्वाइस है, यानी जिसमें OH दिखाई दे जान लीजिए वो क्षारक है आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस है और AlOH का होल थ्राइस है, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है भाई? ये सब क्षारक हैं। क्या हैं? क्षारक हैं। क्षारक के लिए जनरली जो है आप लोग क्षार शब्द का भी प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्षार कहते हैं, अम्ल क्षार। वास्तव में क्षार नहीं, क्षारक शब्द ज़्यादा करेक्ट है। क्या है? क्षारक ज़्यादा करेक्ट है, यानी ये शब्द जो है ज़्यादा करेक्ट है, ज़्यादा सही माना जाता है। अब बात ये आती है कि क्षारक और क्षार में डिफरेंस क्या है भाई? तो क्षारक और क्षारक में, क्षार और क्षारक में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसे क्षारक, ये तो क्षारक की परिभाषा होगी हमने जो बताई अभी। और क्षार किसको कहेंगे? ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हों। ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हों उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं भाई। ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील हों उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं।
अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्योंकि भाई सभी क्षार यानी ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उनको तो क्षारक बोलेंगे। तो इसका मतलब कि जितने भी क्षार हैं वो सब क्षारक हैं, जितने भी क्षार हैं वो सब क्षारक हैं। अर्थात जितने भी क्षार हैं क्षारक हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हैं, क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जो जो जल में घुलनशील होंगे उनको हम लोग क्षार बोलेंगे, और जो जल में घुलनशील नहीं होंगे उन्हें हम लोग क्षारक ही कहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं कि जितने भी क्षार होते हैं सभी क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो है एक चीज़ और है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जो है 2-3 जो है क्षारक दे देगा आपसे, कहेगा कि इसमें कौन सा प्रबल है क्षारक है, कौन सा दुर्बल क्षारक है। तो इसके लिए आप जो है क्रम लिख लीजिए। तो नीचे लिखिएगा क्षारक का क्रम, क्षारक की प्रबलता का क्रम, क्षारक की प्रबलता का क्रम, यानी कौन से क्षारक जो हैं प्रबल हैं और कौन से क्षारक जो हैं दुर्बल हैं, इनकी प्रबलता का क्रम जो है लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे प्रबल क्षारक है KOH, उससे दुर्बल क्या है NaOH, और उससे दुर्बल क्या है NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षारक है। तो इस तरह से जो है कुछ क्रम याद कर लीजिए, खासकर NaOH और KOH में। तो KOH जो है प्रबल क्षारक माना जाता है और NaOH उससे जो है दुर्बल क्षारक होता है। ठीक है, या एक और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं BaOH का होल ट्वाइस यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब बात ये आती है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH NaOH से ज़्यादा प्रबल क्षारक क्यों है। तो भाई किसी की प्रबलता या दुर्बलता का जो क्रम है वो डिपेंड करता है कितनी आसानी से वो अपने आयन दे रहा है। जैसे हमने बताया था प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन बहुत ही आसानी से दे दें। तो उसी तरह से क्या नाम है, प्रबल क्षार वे क्षार होते हैं जो जलीय विलयन में आसानी से OH- आयन दे दें। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम के पास अगर देखिए तो पोटेशियम जो है यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आसानी से OH को निकाल सकता है, आसानी से OH को निकाल सकता है। इसका रीज़न क्या है कि जो सोडियम है उसकी जो एटॉमिक साइज होती है यानी परमाणु त्रिज्या होती है वो छोटी होती है, और पोटेशियम की एटॉमिक त्रिज्या साइज जो है बड़ी होती है। और पोटेशियम की एटॉमिक साइज बड़ी होने के कारण इसके नाभिक से जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़े से दूर होते हैं, यानी अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है OH और K के बीच में। और यहाँ पर यानी NaOH में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है, और ज़्यादा लगने की वजह से ये जल्दी जो है छोड़ता नहीं है OH को, और ये आसानी से छोड़ देता है। तो जो आसानी से त्याग देगा वो प्रबल क्षारक, और जो है कठिनाई से छोड़ेगा वो जो है क्या नाम है, दुर्बल क्षारक। जो आसानी से छोड़ दे वो प्रबल क्षारक, और जो कठिनाई से छोड़े वो क्या है, दुर्बल क्षारक। तो इस आधार पर जो है हमने देखा कि क्षारक जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। ये जो है आप लोग क्रम नोट कर लीजिएगा। क्षारक की प्रबलता का ये जो है घटता क्रम है, क्षारक की प्रबलता का घटता क्रम, प्रबलता का घटता क्रम। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि NaOH और KOH में कौन सा प्रबल क्षारक है, तो KOH प्रबल क्षारक है, NaOH दुर्बल क्षारक है इसकी तुलना में। ठीक है, तो ये प्रबलता का क्रम है। अगर आपसे पूछा जाए क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे अम्ल की व्याख्या की थी हमने, अम्ल में बताया था अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही क्षारक भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक किसे कहेंगे, ऐसे क्षारक जो जलीय विलयन में आसानी से OH- आयन दे देते हैं उनको हम लोग प्रबल क्षारक कहेंगे, और ऐसे क्षारक जो जलीय विलयन में कठिनाई से OH- आयन देते हों या पूर्णतः OH- आयन नहीं देते हों उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षारक। तो दुर्बल क्षारक में इन दोनों को लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में, और प्रबल क्षारक में इन दोनों को एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। ये दोनों प्रबल क्षारक के अंतर्गत आते हैं, ये थोड़े से दुर्बल क्षारक के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हुई क्षार की परिभाषा। क्षारक है क्या चीज़, क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, क्षारक की प्रबलता और दुर्बलता का घटता क्रम बढ़ता क्रम कौन सा है, ये चीज़ें आप लोगों ने जान ली। ठीक है, अब हम लोग जो है क्षारकों के भौतिक गुण पढ़ेंगे, यानी क्षारकों में गुण कौन कौन से होते हैं। तो भाई देखिए जितने भी क्षारक होते हैं वो सब कास्टिक नेचर के होते हैं। ठीक है, यानी स्वाद में ये तीखे होते हैं और कड़वे होते हैं। अगर भौतिक गुण की बात की जाए तो जितने भी क्षारक होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, तीखे होते हैं और कड़वे होते हैं। इसके अलावा जैसे हमने बताया था कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल में बताया गया था, लेकिन क्षारक जो होते हैं वो लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं।
ये क्षारक जो है क्या कर देंगे, नीला कर देंगे, और अम्ल जो है लिटमस पेपर को क्या कर देता था, लाल कर देता था। तो ये भी एक जो है भौतिक गुण में आ जाएगा। एक और हो जाएगा कि अगर क्षारक को स्पर्श करेंगे तो वो थोड़ा सा साबुन के समान चिकना होता है, साबुन के समान चिकना होता है, ठीक है, साबुन के समान वो चिकना होता है। इनमें भी जो है अम्लों के समान ही संक्षारक की प्रवृत्ति पाई जाती है। संक्षारक मतलब किसी चीज़ को काटने की या क्षरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे अम्लों में पाई जाती थी। लेकिन हाँ, अम्लों की तुलना में ये थोड़े से कम संक्षारक होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने बताई, ये क्षारकों की जो है कैसी प्रॉपर्टी है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी भौतिक गुण है, ठीक है। अब हम लोग जो है भौतिक गुण पढ़ने के बाद आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे रासायनिक गुण पर, क्षारकों के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में पहला नंबर जो है, अगर अम्लों से क्रिया कराई जाए, अम्लों से क्रिया, तो पहला नंबर है रासायनिक गुण में कौन सी क्रिया, अम्लों से क्रिया, यानी क्या नाम है, रिएक्शन विथ एसिड, यानी अम्लों के साथ हम क्रिया कराई जाए, रिएक्शन विथ एसिड, किसकी, क्षारक की। तो देखिए कोई भी अम्ल ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए HCl है, HCl की क्रिया हम करा दें कोई भी क्षार के साथ, जैसे NaOH है, इसके साथ करा दिया तो बहुत ही आसान से इसका रिएक्शन बन जाएगा। जो इसका धनायन होगा इसके ऋणायन से जुड़ेगा, और इसका जो ऋणायन होगा इसके धनायन से जुड़ेगा। तो बन क्या जाएगा भाई, NaCl प्लस H2O बनेगा। NaCl क्या है, एक लवण है, एक नमक है, और ये क्या है, जल है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर अम्ल की क्षारक से क्रिया करवाई जाए तो क्या बनते हैं, लवण तथा जल बनते हैं। अर्थात हम एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी अम्ल में क्षारक मिला दिया जाए, किसी अम्ल में क्षारक मिला दिया जाए तो अम्ल का जो गुण होता है वो समाप्त हो जाएगा, अम्ल का जो गुण है वो समाप्त हो जाएगा और लवण तथा जल बन जाएंगे। इस कारण अम्ल की क्षारकों से क्रिया वाली अभिक्रिया को, इस कारण अम्ल की क्षारकों से क्रिया वाली अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि क्षार में अम्ल मिला दिया जाए या अम्ल में क्षार मिला दिया जाए, तो अगर अम्ल में क्षार मिला जाता है तो क्षार जो है अम्ल के गुणों को ख़त्म कर देगा, या जो है हम कह सकते हैं कि अगर क्षार में अम्ल मिलाएं तो अम्ल जो है क्षार के गुणों को ख़त्म कर देगा। यानी कहने का मतलब जो है अम्ल क्षार एक दूसरे के गुणों को ख़त्म कर देते हैं और एक नया चीज़ बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। इस कारण ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अम्लों की क्षारक से क्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अम्लों से क्रिया में हमने एक रिएक्शन बता दिया, ये हो गया पहला एग्जाम्पल आपका कि HCl की जो है NaOH से क्रिया कराने पर NaCl और जल बनता है। इसी तरह से अम्लों से क्रिया में एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई हम दुर्बल अम्ल ले लें जैसे CH3COOH, और एक कोई दुर्बल क्षार ले लें जैसे NH4OH, इनकी हम परस्पर क्रिया करवा रहे हैं। तो क्रिया कराने में ध्यान रखिएगा कि अगर अम्ल की क्षारक से क्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बनते ही बनते हैं। अब CH3COH एक अम्ल है और अम्ल जो है जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन। तो यहाँ से H+ आयन टूटेगा, यहाँ से H+ आयन निकलेगा, तो क्या बनाएगा भाई, एक H+ आयन जाएगा, तो H+ आयन गया तो इस पर जितने प्लस निकले उतने माइनस आ जाएंगे, तो बचेगा क्या, CH3COO- और H+ में टूटेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर OH- में ये टूटा तो यहाँ क्या बचा, NH4+। अब इसका जो प्लस वाला है उसके माइनस वाले के साथ जोड़ दीजिए और इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ जोड़ दीजिए। तो NH4 पर एक प्लस, इस पर भी एक माइनस, तो एक दूसरे से आसानी से जुड़ सकते हैं। यानी क्या बना लेंगे, CH3COONH4 प्लस H2O। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अमोनियम एसीटेट। ये एसिटिक अम्ल का जो है विघटन करवाया गया है, तो ये एसीटेट आयन है, ये अमोनियम आयन है, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। ये कौन सा आयन है, अमोनियम आयन है, और ये कौन सा आयन है, एसीटेट आयन है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोक्साइड है। तो ये भी जो है अम्लोसी क्रिया का एक एग्जाम्पल और हो गया आपका। दोनों एग्जाम्पल ध्यान से जो है देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जो है अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में जो है बना लीजिएगा, ठीक है।
अगला जो है अपक्रिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगली अपक्रिया है क्षारकों की अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। क्षारकों की जो दूसरा नंबर है, क्षारकों की अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया, अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। थोड़ा सा इसमें समझना है आपको। एक बात हमने बताई थी जब अम्ल वाला पोर्शन पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर बताया था कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं भाई? धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं यानी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो क्षारक की अगर अधात्विक ऑक्साइड अर्थात अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? जो भी बना था, यानी अम्ल से क्रिया कराने पर लवण तथा जल बना था, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? लवण तथा जल ही बनेगा। चलिए देखिए, कोई अधात्विक ऑक्साइड लेते हैं जिनकी जो है क्षार से क्रिया कराते हैं। अधात्विक मतलब अधातुओं से बना हुआ ऑक्साइड। तो कोई अधातु है, जैसे कार्बन है एक अधातु, और इसके ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा, यानी कार्बन के ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा CO2। ये एक अधात्विक ऑक्साइड हो गया। अब इसकी क्रिया हम करा दें, मान लीजिए NaOH से। किससे करा दें? NaOH से करा दें। तो देखिए क्या बनेगा, जो सोडियम है वो इसके साथ जुड़ेगा, यानी अधात्विक ऑक्साइड के साथ जुड़ेगा, तो सोडियम CO2 के साथ जुड़कर जो है CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनाता है। तो यहाँ पर 2 सोडियम होने चाहिए, क्योंकि Na2CO3 बनाएगा। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या? यहाँ पर जो है 2 सोडियम तो यूज हो गए और साथ ही साथ एक ऑक्सीजन भी यूज हुआ CO3 बनाने में। तो यानी यहाँ पर बचा क्या? H2O। क्या बचा? H2O। और सोडियम कार्बोनेट है क्या? एक लवण है। सोडियम कार्बोनेट एक लवण है और ये क्या है? जल है। तो लवण तथा जल बन गए। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखिए इसका। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए है SO2 या SO3, कोई भी ले सकते हैं। SO3 ले लो, SO2 ले लो। ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। SO2 क्या होता है? सल्फर डाई ऑक्साइड होता है। ये भी अधातुओं का ऑक्साइड है, क्योंकि सल्फर क्या है? एक अधातु है, और अधातु की ऑक्सीजन से मिलने पर जो यौगिक बनते हैं उनको हम लोग अधात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। तो सल्फर डाई ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड दोनों जो है अधात्विक ऑक्साइड है, चाहे जिसकी क्रिया करा दें हम NaOH से या KOH से करा दें। चलो KOH ले लेते हैं। अब देखिए K जो है SO3 से क्रिया करके, आप जानते होंगे एक यौगिक बनाता है K2SO4 टाइप का। क्या बनाता है? K2SO4 टाइप का बनाता है। K2SO3 नहीं बनेगा, K2SO4 टाइप का यौगिक बनाता है। अब SO4 यानी K2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2K कर दीजिए। एक वो तो यहाँ पर यूज हो गया, बाकी यहाँ पर जो है क्या बचा? 2H और एक वो यानी H2O। इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, और ये भी एक क्या है? लवण ही है। और ये क्या है? जल है। अर्थात जो है कहने का मतलब ये है, अगर क्षारकों की हम जो है अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो भी लवण और जल ही बनेगा। और इस अपक्रिया को भी हम लोग जो है उदासीनीकरण अपक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसी तरह से हमने अम्लों में बताया था कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो वहाँ पर जब क्षार की क्रिया, नहीं अधातुओं की ऑक्साइड की क्रिया जो है हम लोग अम्ल से करा रहे थे, तो वहाँ पर भी जो है लवण और जल बना होगा। आप लोग जो है पीछे देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अपक्रिया हो गई। एक अपक्रिया और देख लीजिए। ठीक है, अगर हम जो है इसकी जो है धातुओं से क्रिया कराएं, यानी क्षारों की जो है किसके साथ क्रिया कराएं? धातुओं से क्रिया कराएं। क्षारकों की धातुओं से क्रिया कराएं तो क्या होगा? धातुओं से क्रिया, तो जैसे कोई क्षारक है, जैसे मान लीजिए है Na, इसका जो है हम लोग क्षारकों की धातुओं से क्रिया, Na की क्रिया हम जो है, या एक सेकंड जो है हम Zn ले लें, क्षारकों की धातुओं से क्रिया, नहीं ये धातु है हमारा और क्षारक है हमारा NaOH। ठीक है, अब इसके साथ क्रिया कराएं भाई तो क्या बनेगा? क्या बनेगा?
बताएंगे आप लोग। Zn की क्रिया करा दें हम इसके साथ तो क्या बनने वाला है भाई? तो देखिए इस तरह के अभिक्रिया में क्या बनेगा, देखिए Na2ZnO2, Na2ZnO2, यहाँ पर 2 लिया जाएगा, Na2 हो जाएगा, ZnO2 प्लस H2 गैस निकलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, थोड़ा सा आपको समझना है। यहाँ पर आप लोग जनरली यही सोच रहे होंगे कि Zn ने क्रिया किया NaOH के साथ, तो इसको क्या करना चाहिए, ZnOH का होल ट्वाइस बना लेना चाहिए, क्योंकि Zn की वैलेंसी 2 होती है भाई। Zn के ऊपर कितना चार्ज पाया था, 2, यानी Zn जब OH से जुड़ेगा तो 2H के साथ जुड़ेगा, इसको इस तरह से बन जाना चाहिए, यानी ZnOH का होल ट्वाइस बन जाना चाहिए। लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो है Zn सोडियम से कम सक्रिय धातु है। Zn सोडियम से, यानी जिंक जो है सोडियम से कम सक्रिय धातु है भाई, और इस कारण Zn जो है सोडियम को हटा नहीं पाएगा, उसके साथ जुड़ भले ही सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। अब जब Zn और Na जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे भाई, ऑक्सीजन के साथ मिलकर Na2ZnO2 बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई, इसका भी रीज़न है। देखिए ये दोनों धातु हैं, सोडियम और जिंक क्या है, धातु हैं। सोडियम पर टोटल होता है +1 चार्ज, 2 सोडियम है तो 2 प्लस चार्ज हो गया, और जिंक पर होता है 2 प्लस चार्ज, यानी टोटल प्लस वाले चार्ज कितने हो गए, +4 हो गए। और एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2, तो 2 ऑक्सीजन पर कितना हो गया, -4, यानी -4 और +4 एक दूसरे से कैंसिल आउट। इसका मतलब जो हमारा यौगिक बनेगा यही बनेगा, Na2ZnO2 ही बनेगा। अगर हम इसको बनाना चाहें Na2ZnO कर दें तो ये गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाले 4 हैं और माइनस वाला 2 ही है, तो यौगिक ये हमारा सही नहीं है। क्योंकि आवेश किसी भी यौगिक, कोई भी अगर यौगिक है तो उसमें जो आवेशों का योग होना चाहिए वो 0 आना चाहिए। उसमें जो आवेशों का योग है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी वो यौगिक हमारा सही है। अर्थात यहाँ पर जो है एक चीज़ आपको समझ में आई कि जिंक की अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेंगे तो ये जो यौगिक बनेगा इसका नाम होता है सोडियम जिंक, सोडियम मेटा जिंकेट, मेटा जिंकेट बोलते हैं इसको, सोडियम मेटा जिंकेट बना। अगर यहीं पर एल्युमिनियम होता, जिंक यहाँ पे क्या होता है, एल्युमिनियम होता प्लस NaOH 2 यहाँ पर लेते हैं तो क्या बनता, Al, एक सेकंड, जो है Na2Al और NaAlO2 क्या बनता है, NaAlO2। क्यों बना भाई, क्योंकि Na पर +1 चार्ज, एल्युमिनियम पर +3 चार्ज, यानी +4 चार्ज हो गया ये, और इस पर -2 तो 2 है, 2 - 4 हो जाएंगे, यानी 4 और 4 इसका आवेश बराबर हो गया। यानी एल्युमिनियम के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएं तो क्या बनाएगा, NaAlO2, यानी इसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और प्लस जो है हाइड्रोजन गैस निकलती, प्लस जो है हाइड्रोजन गैस निकलती। इसको आप लोग संतुलित करना जानते हैं, ये संतुलित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि क्षारकों की धातुओं से क्रिया कराने पर क्या बनता है, धातुओं से क्रिया कराने पर ये भी एक प्रकार का जो है लवण ही है। लवण की परिभाषा क्या होती है आगे आप लोग पढ़ेंगे कि अगर ऐसा कोई पदार्थ जो H+ के अतिरिक्त कोई धनायन और OH- के अतिरिक्त कोई ऋणायन दे तो उसको हम लोग लवण कहते हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है H+ के अतिरिक्त धनायन भी है, यानी H+ तो है नहीं, और OH- के अतिरिक्त ऋणायन भी है, तो इसका मतलब ये लवण हो गया और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो दोनों केसों में जो है हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यानी कहने का मतलब ये है क्षारकों की अगर धातुओं से क्रिया कराएं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये क्षारकों की हमने जो है कुछ क्रियाएं आप लोगों को बता दी। अब क्षारकों के उपयोग थोड़ा सा सुन लीजिए, क्षारकों के उपयोग थोड़ा सा सुन लीजिए। तो जैसे कुछ क्षारक का हम नाम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लीजिए, तो आप जो है आगे के रिएक्शन में पढ़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है धावन सोडा बनाने में किया जाता है, धावन सोडा बनाने में किया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है उपयोग धावन सोडा बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी उपयोग देख लीजिए। एक हमने क्षारक बताया CaOH का होल ट्वाइस, ये जो क्षारक है इसका उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। इसको हम लोग जो है बिरंजक चूर्ण कहते हैं हिंदी में, नहीं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में CaOH का होल ट्वाइस का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो है क्रिया कराई जाती है क्लोरीन गैस के साथ,
तो जो है ब्लीचिंग पाउडर हमें प्राप्त होता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये एक पहला उपयोग हो गया कि जो है कुछ क्षारकों यानी जैसे NaOH का उपयोग जो है धावन सोडा बनाने में किया जाता है, CaOH के होल्टाइस का उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। कुछ क्षारक होते हैं जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनका उपयोग जो है वस्त्र बनाने में किया जाता है, कभी कभी वस्त्र बनाने में जो है इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, उपयोग के अंतर्गत आएंगी। या बहुत सारे क्षारकों का उपयोग जो है क्या नाम है टूथपेस्ट वगैरह बनाने में किया जाता है। टूथपेस्ट में जो हल्का सा क्षारीय नेचर का होता है, ठीक है, वो इसी के कारण होता है क्योंकि इसमें क्षार मिला होता है। ठीक है, तो ये जो है आपने क्षारक का उपयोग भी जान लिया, आपने क्षारकों की जो है कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ भी पढ़ ली। उम्मीद करते हैं आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या हैं, किस प्रकार से होती हैं क्षारकों की, किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आप जो है ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो को आपने कितना पसंद किया। अगर जो है आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने जो है ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को ना सब्सक्राइब किए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।